There are no secret to success, and it is the result of preparation, hard work, discipline, and the learning from the failure. Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Legal World. Myself, Dr. Seema Goyal. As in the series of Transfer of Property Act, I have discussed various important concepts relating to the transfer of property. Today, I will discuss with the most important question, that is the important doctrines डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. आज मैं इस प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. और ये आपके चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन्स होने वाले हैं, तो आप इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा. तो इफ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन, दैट इज फर्स्ट डॉक्ट्राइन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन. सबसे पहले हम डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे. So if we talk about the doctrine of election under the Transfer of Property Act, here the term election means choosing between the two alternative rights. यदि हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आपके पास दो अधिकार हैं और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव राइट्स हैं, एंड दीज टू राइट्स आर एंडोर्ड ऑन ए पर्सन अंडर द इंस्ट्रूमेंट इन सच ए मैनर दैट वन राइट इज मोर प्रेफरेंशियल देन द अदर एंड ही इज बाउंड टू इलेक्ट चूज एनी वन ऑफ देम. तो इलेक्शन मीन्स आपके पास दो अधिकार हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं और आपको उनमें से एक चूज करना ही करना है. और वहाँ पे उनमें से एक राइट ऐसा है जो दूसरे को ज़्यादा प्रेफरेबल है, दूसरे से ज़्यादा मतलब जरूरी है. तो देन ही इज बाउंड, देन ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि वो जो व्यक्ति है उनमें से एक को चूज करेगा ही करेगा. तो इसे कहा जाता है रूल ऑफ इलेक्शन. If we talk about the rule of election, that is discussed under the article section 35 of the Transfer of Property Act. यदि हम रूल ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं तो ये आपके सेक्शन 35 के अंदर डिस्कस किया गया है. तो सेक्शन 35 डील्स विद द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन. इट स्टेट्स दैट, यदि हम सेक्शन 35 की बात करते हैं तो ये कहता है, क्या कहता है कि इट स्टेट दैट अंडर एनी इंस्ट्रूमेंट सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज, विल, डीड विच ग्रांट्स टू राइट्स, जहाँ पे आपको दो अधिकार दिए गए हैं, विच ग्रांट्स टू राइट्स एन इंडिविजुअल विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर एंड वन राइट इज इन द लिeu ऑफ द अदर. जब एक राइट आप नहीं लेंगे तो उसके एवज में आपको दूसरा राइट लेना होगा. तो दैट पर्सन कैन चूज एनी वन ऑफ देम. तो वहाँ पे वो व्यक्ति किसी भी अधिकार को चूज कर सकता है. एंड द रिसिपेंट shall have to decide between the two इनकॉन्सिस्टेंट राइट्स एंड दस ही कैन नॉट हैव बोथ. हाँ, यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो दोनों ही अधिकार को ले सकता है, वहाँ उनमें से उसे एक लेना है और दूसरा छोड़ना है. तो दिस रूल ऑफ इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पीपल. कि जब भी कोई ऐसी डिस्प्यूट की बात आती है कि जहाँ पर आपके पास दो अधिकार होते हैं, तो वहाँ आपके पास इलेक्शन का अधिकार होता है कि आप उनमें से एक लेंगे तो दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि ये अधिकार भी लो और वो अधिकार भी लूँ. तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विच वेयर द अप्लीकेंट कांट इंजॉय ऑल द बेनिफिट्स. वहाँ पे एक व्यक्ति जो वो सारे बेनिफिट्स को इंजॉय नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता कि मेरे को सारे अधिकार चाहिए. वहाँ पे उसको एक अधिकार छोड़ना होगा, दूसरा वो ले सकता है. ही कैन नॉट कीप हैव द बोथ द प्रॉपर्टी अलोंग विद द बेनिफिट. दोनों हाथों में लड्डू लेके नहीं चल सकता. दिस में से चॉइस हैज टू बी मेड. चॉइस वहाँ पे उसको करनी जरूरी है. एंड दिस रूल इज बेस्ड ऑन द रूल दैट बर्डन एंड बेनिफिट गो हैंड टू हैंड. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे. मान के चलो, एक्स प्रोमिसेस टू गिव वाई ₹10,000. एक्स कहता है कि मैं आपको वाई को मैं 10,000 रुपये दूंगा, और वो इस कंडीशन पे दूंगा यदि वाई जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को जेड को बेचता है. तो क्या बताया मैंने, एक्स वाई से ये कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, और वो तभी दूंगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी को जेड को बेचेंगे. तो वहाँ पे जो एक्स है, इन दिस केस वाई इज टू पुट द इलेक्शन. वहाँ पे जो वाई है उसके पास दो ऑप्शन है. वहाँ पे उसको रूल ऑफ इलेक्शन का वो अधिकार मिल रहा है कि या तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले कि वो जेड को प्रॉपर्टी बेच दे नेचुरली, या फिर वो उससे पैसे ना ले. एक्स से पैसे, यदि वो उसको नहीं बेचेगा नेचुरली उसको पैसे नहीं मिलेंगे. तो हियर द रूल ऑफ इलेक्शन विल अप्लाई. वाई इज टू पुट द इलेक्शन. वाई को इलेक्शन वहाँ पे चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन वो चाहता है. इन केस वाई एक्सेप्ट एक्स ऑफर, यदि वाई ये कहता है कि मेरे को एक्स का ऑफर चाहिए, मतलब मेरे को 10,000 रुपये एक्स से चाहिए है, तो इन दिस केस ही मस्ट गो फॉर द प्रॉपर्टी टू जेड.
ऐसी कंडीशन में वाई को अपनी प्रॉपर्टी जेड को बेचनी होगी। इफ ही डज नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, यदि वो जेड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता तो ही वुड नॉट गेट ₹10,000, तो उसको एक्स से 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। एंड ही वुड नॉट गेट ₹10,000 इन केस ही डज नॉट सेल द प्रॉपर्टी टू जेड। Thus he would have to make the choice, ऐसी स्थिति में उसे चॉइस करनी होगी। एंड दिस इज नोन एज रूल ऑफ इलेक्शन। वहाँ पे रूल ऑफ इलेक्शन सामने आएगा, वहाँ पे रूल ऑफ इलेक्शन का सहारा लिया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं इसके संबंध में, तो यदि तो आप सेक्शन 180 से 190 तक यदि आप देखते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, जब आप देखेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 180 से 190, वहाँ पे भी रूल ऑफ इलेक्शन का जिक्र किया गया है। तो दिस डॉक्ट्राइन इज यूनिवर्सल इन नेचर एंड इज एप्लीकेबल टू हिंदूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। ये सभी जातियों पर अप्लाई होता है। इट इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी के बेस पर बनाया गया है कि ही हु एक्सेप्ट्स द बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द चॉइस मस्ट अडोप्ट द होल ऑफ इट। भी ऐसी स्थिति में यदि वो मतलब ये कहता है कि मुझे वो ट्रांजेक्शन चाहिए, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि वाई ये कहता है कि मुझे X रुपये चाहिए, तो नेचुरली उसको उसकी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी होगी, मतलब वाई को जेड को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, उसको पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को आप 10,000 रुपये तो दे दो, मैं वाई को मेरे जेड को प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति में यदि वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तब उसको बेचने की जरूरत नहीं है। तो दे इज अ रूल ऑफ इलेक्शन, वहाँ पे रूल ऑफ इलेक्शन काम करेगा, मतलब एक के ऊपर दूसरी प्रेफरेंस वो की जा रही है। एंड दिस प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड इन द केस ऑफ, यदि आप इस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक केस का नाम था कैंड्रिंगटन वर्सेस कॉड्रिंगटन के नाम से केस है 1857 का, तो आप उसका यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ इलेक्शन, यदि हम रूल ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन असेंशियल रिक्वायरमेंट्स, असेंशियल कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई द रूल ऑफ इलेक्शन। यदि हम रूल ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं तो इसके संबंध में आपको कुछ असेंशियल कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से असेंशियल कंडीशन हो सकती है? असेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ इलेक्शन वाज हेल्ड इन द केस ऑफ धनपति वर्सेस देवी प्रसाद एंड अदर्स। के आप बात का नाम मैंने आपको बताया, धनपति वर्सेस देवी प्रसाद एंड अदर्स। In this case, it was held by the Honorable Apex Court that the before applying the rule of election, following conditions must be fulfilled. यदि हम रूल ऑफ इलेक्शन को अप्लाई करते हैं किसी भी केस के अंदर, तो वहाँ पे इन कंडीशन को हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, ए हैविंग नो राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात। सेकंड वन इज ही मस्ट ट्रांसफर सम बेनिफिट टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। कि ए के पास मतलब कोई अधिकार नहीं, ए हैविंग नो राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, कि ए के पास कोई अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। और वहाँ पे जो यदि वो ट्रांसफर करता है, कह रहे हैं कि ए ही मस्ट ट्रांसफर, वो उसको ट्रांसफर तभी करेगा यदि उसको कोई बेनिफिट हो रहा होगा उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने से। तो ही मस्ट ट्रांसफर सम बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। एंड द थर्ड वन इज ओनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कंफर्म द ट्रांजेक्शन और टू डिसेंट फ्रॉम इट, या तो वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा या फिर उससे दूर हो जाएगा, वो ये कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए। तो रूल ऑफ इलेक्शन को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दीज 3 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये वाली जो 3 कंडीशन है, दीज 3 कंडीशंस वर हेल्ड इन द केस ऑफ धनपति वर्सेस देवी प्रसाद। तो आप इस केस का यहाँ पे सहारा ले सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्शन अगेंस्ट द ट्रांसफर, यदि हम इफेक्ट ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं तो वो क्या रहेगा? वेयर द ओनर डिसेंट्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यदि वो ओनर ये कहता है कि मेरे को प्रॉपर्टी की ये ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, तो ऐसी स्थिति में ही मस्ट फोरगो द बेनिफिट, वो लाभ को भूल जाए, वो बेनिफिट को भूल जाना होगा उसे, बेनिफिट के फिर नहीं वो उठा पाएगा। एंड द बेनिफिट जो उसने लिया है, द बेनिफिट कॉन्टेम्पलेट्स फॉर हिम would then go back to the ट्रांजेक्शन। वहाँ पे कहने का मतलब ये कि यदि वो बेनिफिट लेता है तो उसको वो ट्रांजेक्शन कंफर्म करनी ही पड़ेगी। एंड द सेकेंड रूल इज डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट और द ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। जो सेकेंड रूल है वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट या फिर ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। If we talk about the transfer of by ostensible owner, that is defined under the section 41 of the Transfer of Property Act। यदि हम ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करते हैं तो ये सेक्शन 41 के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्टेंसिबल मीन्स दिखावटी, वास्तव में वो मालिक नहीं है, वो दिखावटी मालिक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इनोसेंट थर्ड पार्टी। ये जो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर का जो डॉक्ट्राइन है,
इसको कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है, जिसको उसके बारे में जानकारी नहीं है और वो वास्तविक मालिक समझते हुए वो प्रॉपर्टी को खरीदती है, तो नेचुरली वहाँ पर उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से इस डॉक्ट्राइन को लाया गया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द दिस डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, दिस रूल वाज फर्स्टली यूज्ड इन द केस ऑफ, ये जो रूल था सबसे पहले राम कूपर कुनुंडो वर्सेस डोन एंड मारिया मैक्विन केस के अंदर इसको पहली बार यूज किया गया था। If we talk about the राम कूपर केस, इन दिस द केस मतलब प्लेंटिफ हैड इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये जो केस मैं आपको बता रही हूँ राम कूपर वर्सेस जॉन एंड मारिया मैक्विन केस, इस बात के अंदर पहली बार इस रूल को यूज किया गया था, जिसके अंदर प्लेंटिफ जिसको वो प्रॉपर्टी विल के वसीयत के थ्रू मिली थी, उसे पता चला कि वो प्रॉपर्टी जो उसे वसीयत से मिली है किसी ने पहले से ही उसके नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी और उसकी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया गया था। और वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है दैट हैज परचेज द प्रॉपर्टी इन बाय कंसिडरेशन, उन्होंने वहाँ पे उसके बदले में पैसे भी पे किए हुए थे। ट्रांजेक्शन जो होल ट्रांजेक्शन वाज द बेनामी ट्रांजेक्शन, इस तरह की जो ट्रांजेक्शन थी वो पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन थी वो एक तरह की बेनामी ट्रांजेक्शन थी। और यहाँ पे ये कहा गया ये जो प्रॉपर्टी है दिस प्रॉपर्टी वाज नोन ओनली टू द पर्सन हु सोल्ड इट, यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के बारे में केवल उसी व्यक्ति को नॉलेज था जिसने उसे बेचा था। एंड इट वॉज हेल्ड दैट, और कोर्ट ने ये कहा था कि तो प्लेंटिफ ही कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, प्लेंटिफ थर्ड पार्टी के को क्लेम नहीं कर सकता, वहाँ पे थर्ड पार्टी जब वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज द थर्ड पार्टी वॉज इनोसेंट पार्टी एंड दैट हैज परचेज द प्रॉपर्टी बाय इन द गुड फेथ, वहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी उसने उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में खरीदा था और उसने रियल ओनर को समझते हुए ही खरीदा था। तो ये कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एनी पर्सन कैन नॉट कन्फर ए बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में मालिक है बेटर टाइटल तो उसके पास ही रहता है, और यदि वो किसी और व्यक्ति को अधिकार देता अपनी मर्जी से अधिकार देता है और वो ये कहता है भी मेरे प्रॉपर्टी को आप मर्जी से किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, तो नेचुरली है तो वहाँ पे उसकी रजामंदी से उसने उसे यूज किया है और वहाँ पे थर्ड पार्टी उसी का फायदा उठाते हुए यदि किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी को बेच देती, किसी और अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी को बेच देती है अपने आप को मालिक दिखाते हुए, तो नेचुरली वो थर्ड पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है जो इसने उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में कंसिडरेशन के बदले में खरीदा है, तो आप उसे वापस नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज द रूल ऑफ doctrine of holding out या फिर doctrine transfer by the ostensible owner. If we talk about the transfer by the ostensible owner, that is defined under section 41. Section 41 says that the transfer by ostensible owner means where with the consent expressed or implied ऑफ द पर्सन, जहाँ पे एक व्यक्ति की कंसेंट से सहमति से, चाहे वो एक्सप्रेस कंसेंट है या फिर इम्प्लाइड कंसेंट हो, कोई भी व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि वो अचल संपत्ति है, तो वहाँ पे यदि वो व्यक्ति अपनी रजामंदी से किसी और व्यक्ति को अपने बदले में अधिकार देता है उस प्रॉपर्टी से संबंधित, और वहाँ पे वो जो थर्ड जिसको वो अधिकार दिए गए हैं यदि वो व्यक्ति किसी और अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच देता है, थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेच देता है और ये दिखाते हुए बेचता है कि मैं वास्तव में ओनर हूँ, तो देन ही कैन नॉट क्लेम बैक दैट द प्रॉपर्टी, द रियल ओनर कैन नॉट क्लेम बैक दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द थर्ड पार्टी टू होम द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड, जिसको वो प्रॉपर्टी बेची गई है वो उससे क्लेम नहीं कर पाएगा। वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगी वो एक तरह से वैलिड ट्रांजेक्शन समझी जाएगी। तो दिस इज द ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। यदि हम ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। यदि हम सेक्शन 41 का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी बताई गई है। कौन कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं? नंबर 1, द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी शुड बी द ऑस्टेंसिबल ओनर। जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है वो एक ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए। ऑस्टेंसिबल ओनर मैंने आपको क्या बताया? ऑस्टेंसिबल ओनर मीन्स दैट इज नॉट द रियल ओनर बट हु कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द रियल ओनर। वास्तव में वो मालिक नहीं है परंतु अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर सकता है रियल ओनर के रूप में, क्योंकि वहाँ पे वास्तविक ओनर ने उसे इतनी पावर दे रखी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेचुरल तो वहाँ पे रियल ओनर ने उसे एक तरह से उनकी रजामंदी से वो यूज कर रहा है और वो उसी रजामंदी का फायदा उठाते हुए यदि वो किसी थर्ड व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं थर्ड पार्टी की, उसने तो रियल ओनर से खरीदी है एक तरह से। तो वहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट में ये कहा गया कि सबसे पहले द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है वो ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए। थर्ड वन, सेकंड वन इज देयर शुड बी द कंसेंट फ्रॉम द रियल ओनर,
भी जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसको रियल ओनर से कंसेंट मिली हुई है, चाहे वो एक्सप्रेस कंसेंट हो या फिर वो इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है। एंड थर्ड वन इज ऑस्टेंसिबल ओनर शुड गेट सम कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी। जो ऑस्टेंसिबल ओनर ने जो थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेची है उसके बदले में थर्ड पार्टी ने उसे कंसिडरेशन दी हो, उसके बदले में उसे पैसे पे किए गए हों, उसके चार्जेस पे किए गए हों। फोर्थ इज रीजनेबल केयर मस्ट हैव बीन टेकन बाय द ट्रांसफरी वाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी। भाई वहाँ पे जो ट्रांसफर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने पूरी तरह से केयर बरती थी प्रॉपर्टी को खरीदते हुए, उसने पूरी मतलब उसके बारे में जानकारी ली थी और उसके बाद वो प्रॉपर्टी खरीदी है। एंड द ट्रांसफरी हैड एक्टेड इन गुड फेथ, और वहाँ पे जो ट्रांसफरी है उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने पूरा उस पर विश्वास रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदी है कि हाँ मैं वास्तव में वास्तविक मालिक से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। एंड दिस सेक्शन इज अप्लीकेबल बाय ओनली टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जब इस सेक्शन की बात करते हैं ये केवल अचल संपत्तियों पर लागू होता है, ये चल संपत्तियों पर लागू नहीं होगा। तो ये आप तो आपको ये असेंशियल रिक्वायरमेंट ध्यान में रखनी है जब आप इस सेक्शन को अप्लाई करेंगे। तो फॉर द अप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑस्टेंसिबल ओनर मस्ट हैव द कंसेंटेड बाय द रियल ओनर वेदर इट मे बी एक्सप्रेस कंसेंट और द इम्प्लाइड कंसेंट। एंड द ऑस्टेंसिबल ओनर शुड हैव द सम कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको उसके बदले में पैसे मिली हो, कंसिडरेशन मिली हो। और रीजनेबल केयर मस्ट हैव बीन टेकन बाय द ट्रांसफरी and the transferee had taken the property in the good faith, and the section is applicable to transfer of the immovable property। और जो सेक्शन है ये मैंने आपको बताया केवल अचल संपत्तियों के संबंध में लागू होगा। तो these are the certain essential requirement for the application of the section 41, that is the doctrine of the holding out of the transfer by the ऑस्टेंसिबल ओनर। जब हम ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्टेंसिबल ओनर मीन्स ऑस्टेंसिबल ओनर हु इज नॉट द रियल ओनर बट हु इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द रियल ओनर, जो अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं रियल ओनर हूँ, वास्तव में वो ओनर नहीं है। बिकॉज ही हैज बीन कंसेंटेड बाय द रियल ओनर, क्योंकि उसको रियल ओनर से कंसेंट मिली हुई है कि देन ही दैट ही कैन यूज हिज प्रॉपर्टी इन द वे ही लाइक्स, क्योंकि वहाँ पे रियल ओनर उसे कंसेंट दी है कि वो उस अपने तरीके से उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। एंड दैट इज वाई ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द ऑस्टेंसिबल ओनर। यही वजह है कि वो अपने आप को ऑस्टेंसिबल ओनर दिखा रहा है। तो वहाँ पे यदि उसी का फायदा उठाते हुए यदि वो थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेच रहा है तो थर्ड पार्टी इनोसेंट पार्टी है, नेचुरली उसने उसे गुड फेथ में खरीदा है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी को आपको उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। एंड दैट रूल इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, ये कहीं ना कहीं इक्विटी के बेस पर बनाया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द केस, यदि हम इसी को एक केस के थ्रू समझते हैं, मैंने एक केस का नाम मैं बताती हूँ, मोहम्मद साकुर वर्सेस शाहजहां के नाम से केस है। मोहम्मद साकुर वर्सेस शाहजहां के नाम से केस है। इन दिस केस द जो रियल ओनर था वो एक डिफरेंट विलेज में रहता था और वहाँ पे रहते हुए उसने अपनी प्रॉपर्टी को जो दूसरे गांव में लगती थी उसने एक विधवा को, एक विडो को अपनी प्रॉपर्टी दे दी और ये कह के दी कि आप उस प्रॉपर्टी का यूज अपने तरीके से कर सकते हैं रहने के लिए। उसने वो दूसरे गांव में रह रहा है और वो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे गांव में है, तो वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी एक विधवा को दे जाता है जो उसको ये पावर दे देता है कि वो अपने तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकती है। बट आफ्टरवर्ड्स दैट विडो सोल्ड इट, उस विडो ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, ये दिखाते हुए कि वास्तव में मैं मालिक हूँ। द रियल ओनर कुड नॉट क्लेम बैक दैट प्रॉपर्टी, रियल ओनर अब अपनी प्रॉपर्टी को यदि वो क्लेम करना चाहे थर्ड पार्टी से तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा। एंड द थर्ड पार्टी वुड टेक द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन 41, थर्ड पार्टी जो वो सेक्शन 41 का बेनिफिट उठा पाएगी। द टर्म ऑस्टेंसिबल ओनर हैज नॉट बीन डिफाइंड, यदि हम ऑस्टेंसिबल ओनर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो आपकी सेक्शन 41 के अंदर डिफाइन नहीं की हुई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर उसका डेफिनेशन नहीं दी गई है। बट इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑस्टेंसिबल ओनर दैट इज डिफाइंड बाय द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, यदि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑस्टेंसिबल ओनर की परिभाषा दी गई है और वो ये कहती है कि ऑस्टेंसिबल ओनर मीन्स द अपेरेंट ओनरशिप ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंडक्ट। वहाँ पे अपेरेंट ओनरशिप है, अपेरेंट मतलब दिखावटी ओनरशिप है जो उसके कंडक्ट से नजर आ रही है। तो इसके संबंध में यहाँ पे कुछ पर्सन के बारे में बताया गया, देयर आर सर्टेन पर्सन्स हैव बीन हु कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द ऑस्टेंसिबल ओनर। यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर कुछ व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जो अपने आप को ऑस्टेंसिबल ओनर के रूप में नहीं दिखा पाएंगे। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? नंबर 1, एन एजेंट और मैनेजर, यदि कोई व्यक्ति किसी भी फर्म का कोई भी प्रॉपर्टी का यदि वो मैनेजर या एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है तो ही कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द ऑस्टेंसिबल ओनर। ए मॉर्टगेजर
ओइंग लिमिटेड इंटरेस्ट, यदि कोई मोर्टगेजर है, यदि उसने लिमिटेड इंटरेस्ट को वो कर लिया हुआ है, या फिर सर्वेंट या ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यदि कोई प्रॉपर्टी पे कोई ऑक्यूपेशन के मतलब कहीं ना कहीं सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा है, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ द आइडल, और एक को शेयर इन द ऑक्यूपेशन और द ज्वाइंट फैमिली रेजिडेंशियल, दीज आर द पर्सन्स हु कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द ऑस्टेंसिबल ओनर। ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन जो अपने आप को ऑस्टेंसिबल ओनर के रूप में दर्शा नहीं सकते, देकर मतलब उनको वहां से वो मिली गई है कि वो अपने आप को दिखाते हैं, तो वहां पे ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं समझा जाएगा उन्हें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्टेंसिबल ओनर के होने के लिए इस रूल को अप्लाई करने के लिए कंसेंट होना जरूरी है रियल ओनर से। जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसको रियल ओनर के द्वारा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट मिलनी चाहिए। सेकंड वन मैंने आपको बताया कंसीडरेशन होनी चाहिए कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो थर्ड पार्टी को जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसके बदले में कंसीडरेशन दी गई हो, ये नहीं है कि वो उसको फ्री में दी गई हो। तीसरा मैंने आपको बताया जो ट्रांसफरी है, जो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है थर्ड पार्टी को, वहां पे उसने उसको लेते हुए रीजनेबल केयर बरती है, गुड फेथ में उसे खरीदा गया हो, दैट इज द मस्ट। और लास्ट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में ये सेक्शन कभी भी अप्लाई नहीं होता। इफ वी टॉक अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ, यदि हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन दिस केस, बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द ट्रांसफरर, और मतलब जो ट्रांसफरर है वाज एक्चुअली द ऑस्टेंसिबल ओनर इज ऑन द ट्रांसफरी। वहां पे ट्रांसफरी को ये बात प्रूव करनी होगी कि मैंने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी है जो वास्तव में ओनर नजर आ रहा था और मैंने रीजनेबल केयर बरती थी। ही हैड आल्सो टू प्रूव दैट एक्चुअली ही हैड एक्टेड इन द गुड फेथ। उसको ये भी दिखाना होगा, ट्रांसफरी को ये भी बात प्रूव करनी होगी कि उसने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को रीजनेबल केयर के साथ खरीदा था। तो ऐसी स्थिति में वो सेक्शन 41 का फायदा ले पाएगी। तो इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन, यदि हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो सेक्शन 41 हैज गोन टू ए फेयर जॉब ऑफ द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इनोसेंट पार्टी। जो सेक्शन 41 है वो एक तरह से इनोसेंट पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहा है। एंड इट इज एसेंशियल दैट थर्ड पार्टी हैड टेकन ए लॉट ऑफ केयर, ही हैड एक्टेड इन द गुड फेथ while taking the reasonable care, he had taken the purchase the property, इट इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू चेक द मिसयूज ऑफ दिस सेक्शन। क्योंकि वहाँ पे यदि हम इस सेक्शन के मिसयूज को रोकना चाहते हैं तो वहाँ पे ये देखना जरूरी हो जाता है कि जो थर्ड पार्टी जिसने ट्रांसफरी है उसने उस प्रॉपर्टी को रीजनेबल केयर करते बरतते हुए गुड फेथ में खरीदा हो। एंड द थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को तभी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे इफ द थर्ड पार्टी इज हैज टेकन द रीजनेबल केयर एंड हैड एक्टेड इन गुड फेथ, और उसको उसने वास्तविक मालिक समझ के ही प्रॉपर्टी को खरीदा हो। तो देन एंड ओनली देन सी कैन दैट पार्टी कैन क्लेम द सेक्शन 41। वहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो सेक्शन 41 का फायदा ले पाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफर बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर। ये पूरा का पूरा मैंने ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर की बात की है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.